So today we will be studying about investigations which are required to make diagnosis of tuberculosis. पहली लाइन मैंने पहले भी बताई थी कि अगर कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का सस्पेक्टेड है या प्रूवन है तो ऑलवेज गेट HIV टेस्ट डन, क्योंकि HIV में इम्यूनिटी कम होगी और TB फ्लेयर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो HIV पेशेंट्स में भी जो डेथ वगैरह होती है वो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की वजह से होती है, उनमें से ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। तो पहली लाइन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टीबी से रिलेटेड एक टेस्ट कराएंगे, टीबी के लिए नहीं कराएंगे। ऑलवेज स्क्रीन फॉर HIV इन सस्पेक्टेड और प्रूवन ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। ऑलवेज स्क्रीन HIV इन सस्पेक्टेड और प्रूवन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा, क्योंकि अगर एक HIV का पेशेंट होगा तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होंगे एज ए मेडिको, क्योंकि आप एक्सपोज्ड रहोगे थोड़ा बहुत, है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बेसिक इन्वेस्टिगेशंस थोड़े बहुत, क्योंकि टीबी एक क्रॉनिक डिसीज है। तो जब यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे आप, किसी का सिंपली ब्लड टेस्ट और काउंट कराओगे तो इसमें हीमोग्लोबिन आपको कम मिलेगा। कंप्लीट ब्लड काउंट, तो कोई भी क्रोनिक डिसीज होता है तो उसमें एक टाइप का एनीमिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। लिख लेते हैं HB विल बी लो एज इन एनी अदर क्रोनिक डिसीज। हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं मेनली, एज इन एनी अदर क्रोनिक डिसीज। एक तो उसकी एपेटाइट कम होगी, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। दूसरा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जो कि लीवर के हेपेसिडिन एक मीडिएटर के थ्रू होता है। तो इसके अलावा हम लोग एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर कराते हैं बहुत कॉमनली, ESR, जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मेल में 10 तक नॉर्मल होता है, फीमेल में 20 तक नॉर्मल होता है, तो ये भी बढ़ा हुआ मिलेगा। सेडिमेंटेशन रेट, ये भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा ESR, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिसीज है। ESR विल बी रेज्ड। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं, जो मेन डायग्नोसिस हमारी बनती है, माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस बनती है, दैट इज वाया स्प्यूटम एग्जामिनेशन। अगर उसे कफ आ रहा है तो नहीं आ रहा होगा तो हम लोग कुछ और सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्प्यूटम एग्जामिनेशन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्प्यूटम एग्जामिनेशन। स्प्यूटम एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं और ड्रग सेंसिटिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चीज किया जा सकता है, माइक्रोस्कोपी या कल्चर करके देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे सेंसिटिविटी टू ड्रग्स। आप लोगों को पता है कि जो भी एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, तो उस एंटीबायोटिक को हम लोग नहीं यूज करेंगे, है ना। तो ये 3 चीज होगी। जहां तक बात है कि यहाँ पे आपको जानना होगा कि कब स्प्यूटम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा, किस स्टेन से उसको हम लोग कलर करेंगे, फिर देख पहचानना चाहेंगे। इसके अलावा किस मीडियम में हम लोग कल्चर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आइडियल टाइम कब है स्प्यूटम लेने का। द आइडियल स्प्यूटम specimen is the one which is produced in early morning। जब किसी का यूरिन एग्जामिनेशन करना होता है तो भी हम कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वाला हमें सैंपल चाहिए। इसी टाइप से जब हम लोग स्प्यूटम की बात करते हैं, बलगम की भी बात करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं अर्ली मॉर्निंग का सैंपल हमें मिले। ऐसा नहीं कि वो ब्रश कर चुका हो, नहीं, उसके पहले का, बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन हम लोग खाली पेट लेते हैं, उससे भी पहले हमें स्प्यूटम कलेक्ट करना है। लिख लीजिए, बिफोर
breakfast and before taking any medication. इतना चीज सबको क्लियर होगा। इसके अलावा जैसे वो सो के उठा तो थोड़ा बहुत वो गार्गल कर सकता है, ठीक है, पानी से मुंह धुल सकता है और थोड़े बहुत टीथ क्लीन कर सकता है विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट। लिख लीजिए, द पेशेंट शुड rinse his mouth with pure water, rinse his mouth with pure water, मतलब कोई इसमें एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक कुछ ऐसा आयोडीन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्योर वाटर, एंड क्लीन हिज टीथ, ताकि यहाँ सबके बैक्टीरिया ग्रॉसली ना पहुंचे सैंपल में, बट विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट, बट विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट, है ना। तो ये तरीका होता है ना। तो इस तरीके से आपको पहले अपने थोड़ा बहुत माउथ को वाटर से रिंस कर सकते हैं और टीथ को क्लीन कर सकते हैं ना। आगे लिख लीजिए, बिफोर कफिंग आउट द स्प्यूटम, बिफोर कफिंग आउट द स्प्यूटम स्पेसिमेन, है ना। कि थोड़ा बहुत रिंस कर सकते हो वाटर, और उसके अलावा टीथ क्लीन कर सकते हो थोड़ा बहुत हाथ से, लेकिन आपको टूथब्रश या टूथपेस्ट का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। आइडली जब वो सो के उठा है उसके तुरंत बाद कफ आउट कर दे। जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन यूज करते हैं जिससे एसिड फास्ट बैसिलाई को हम लोग पहचानते हैं, दैट स्ट्रेन इज जील नेल्सन स्ट्रेन, जील नेल्सन स्ट्रेन is used to identify acid fast bacilli, that is TB बैक्टीरिया। तो जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं, अगर टीबी बैक्टीरिया होता है तो हमें ब्राइट रेड दिखता है, ब्राइट रेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी एसिड फास्ट बैसिलाई का। अब जब हमने यहाँ पे देख लिया है कि ये बैक्टीरिया है, तो इसको कल्चर करके कंफर्म कर लेंगे। जब कल्चर करेंगे तो फिर अगर उस पर कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे और कल्चर रुक जाएगा ग्रोथ, तो हम कह देंगे उससे ये बैक्टीरिया सेंसिटिव है, अदरवाइज कह देंगे कि वहां पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमने आइडेंटिफाई किया है जेडन स्टेन से, इसको फिर हम लोग कंफर्म कर लेंगे स्प्यूटम कल्चर से। स्प्यूटम कल्चर कैन ऑल्सो बी डन। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग पहले कराते थे, तो इसका जो स्पेसिफिक, इसको जेडन स्टेन भी कहते हैं। जो स्पेसिफिक कल्चर मीडिया होता है इसका, स्पेसिफिक कल्चर मीडिया, तो उसको हम लोग कहते हैं एलजे मीडिया, नोन एज एलजे मीडिया। एलजे मीडिया का मतलब है लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया, लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया। इसमें ढेर सारा एग होता है, ठीक है। तो टीबी बैक्टीरिया एग प्रोटीन में अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन दिक्कत ये है इट इज अ सॉलिड मीडिया, एक सॉलिड मीडिया है। तो सॉलिड मीडियम में जब किसी को ग्रो कराते हो तो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो अगर कन्वेंशनल कल्चर कराओगे एलजे मीडिया में, जिसमें हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, तो काफी टाइम टेकिंग होगा। कि कंफर्म तो हो जाएगा कि चलो ठीक है ट्यूबरक्लोसिस से स्टेन कर लिया था आपने, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किस ड्रग से सेंसिटिव है। हो सकता है रिफेम्सिन हम देना चाह रहे हो लेकिन रिफेम्सिन से रेजिस्टेंट हो। तो यहाँ पे हमें आगे कुछ और कल्चर मीडिया का यूज करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा टाइम कम लगे। तो यहाँ लिख लीजिए, इट इज टाइम टेकिंग एज इट टेक्स 4 to 8 वीक। मतलब 4 to 8 वीक के पहले हम जान ही नहीं पाएंगे, अगर हमने एलजे मीडिया में कल्चर कराया है, कि बैक्टीरिया सेंसिटिव है सब
ड्रग से या किसी ड्रग से रेजिस्टेंट है। इसके अलावा आप और लिख लीजिए कि एटलीस्ट 3 सैंपल्स आपको स्प्यूटम के लेने होते हैं, उनमें से अगर 2 पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब लगभग कंफर्म है कि ऐसे पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस ही है। लिख लीजिए एटलीस्ट 3 मॉर्निंग सैंपल्स should be studied. If 2 or more are positive for acid bacilli or acid fast bacilli, then it is confirmatory. किसी और टेस्ट में आए ना आए, अगर 2 स्प्यूटम सैंपल्स आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अगर ये रेजिस्टेंट टीबी होगा तो आपको कल्चर के रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलजे मीडिया में कल्चर कराते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि इसको सॉलिड के बजाय लिक्विड मीडियम में कल्चर कराया जाए तो जल्दी रिपोर्ट आ जाए। तो अब हम लोग कुछ लिक्विड मीडियम भी यूज करने लगे हैं। इसके अलावा आजकल कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गए हैं कि हम किसी मीडियम में कल्चर कराएंगे ही नहीं, हम बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, देख लेंगे वो टीबी का डीएनए है कि नहीं है। उससे फायदा और हो जाएगा कि अगर उसमें कोई म्यूटेशन होगा, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप किया होगा, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि जीन में क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर मेथड देखेंगे तो हम लोग 6 आवर्स के अंदर ही डायग्नोसिस बना लेंगे कि बैक्टीरिया कौन सा है डीएनए देख के, और उसमें म्यूटेशन क्या हुआ है। वही चीज हम लोग कल्चर करा के भी करते थे, कल्चर कराते थे, बैक्टीरिया ग्रो होता था, तो अगर एक स्पेसिफिक मीडियम में ग्रो हो रहा है इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, जैसे एलजे मीडियम में ग्रो कर रहा है इसका मतलब टीबी बैक्टीरिया है। और कोई एंटीबायोटिक अगर उस कल्चर मीडियम में डाल देते थे आप, तो उससे अगर वो इनहिबिट हो जाती थी ग्रोथ तो आप कहते थे कि उससे सेंसिटिव है। उससे बेटर मेथड है कि जस्ट बैक्टीरिया को उसके डीएनए से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और अगर उस डीएनए में कोई म्यूटेशन होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हो सकता है अब इसमें कोई ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ लिक्विड मीडियम लिख लेते हैं। ये तो आपका सॉलिड मीडिया हो गया था। नाउअडेज liquid media are also available. They take less time to culture TB बैक्टीरिया। तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वो भी थोड़ा सा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं मिल जाएगा कि आप उसी दिन पेशेंट की एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान कर दें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इट टेक्स अराउंड उसका आधा 2 to 4 वीक्स। यहाँ पे एटलीस्ट नाम जानना जरूरी है कि क्या क्या अपने पास लिक्विड कल्चर मीडिया होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बैकटेक कल्चर, बैकटेक कल्चर, या इसी का पूरा नाम लिख लेते हैं, बैकटेक रेडियो मीट्रिक ग्रोथ डिटेक्शन। और तीसरा एक होता है MGIT, माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। MGIT माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। ठीक है, तो ये 2 कल्चर हम लोग लिक्विड मीडिया में 2 कल्चर यूज करते हैं जो लिक्विड मीडिया होते हैं। इसमें हमें रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आ जाता है 2 to 4 वीक, लेकिन आजकल हम लोग इसको भी प्रेफर नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन पेशेंट का स्प्यूटम लें उसी दिन उसमें स्टेन कर लें। स्टेनिंग में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस स्लाइड बना के स्टेन करना होता है। दूसरी चीज, उसी दिन हमें पता चल जाए कि भाई ये किस ड्रग से रेजिस्टेंट है या किससे सेंसिटिव है,
ताकि हम लोग कोई उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या उसका ट्रीटमेंट चार्ट आउट कर सकें। लिख लेते हैं एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट, एक अलग बना लेते हैं। अब ये आपका माइक्रोस्कोपी था, अब फोर्थ लिख लेते हैं एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया का, क्योंकि हर बैक्टीरिया का डीएनए अपना स्पेसिफिक होता है। दूसरी चीज हम लोग ये करेंगे कि उस डीएनए में चेंजेस भी देखेंगे कि नॉर्मली सब रिफेम्सिन, आइसोनियाजिड या सारे ड्रग से सेंसिटिव होते थे, अगर उसमें कोई म्यूटेशन डेवलप हुआ होगा तो उसकी वजह से हो सकता है रेजिस्टेंस हो गया हो। हमें पता है कि अगर ये चेंज आएगा, इस जीन में चेंज आएगा तो इस ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो हमें फिगर आउट करने में आसानी होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं एडवांस टेस्ट, दे डिटेक्ट टीबी बैक्टीरिया डीएनए। बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर दिया। यहाँ पे कलेक्टिवली जो बोला जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट को, उनको बोला जाता है जीन एक्सपर्ट टेस्ट, कलेक्टिवली नोन एज जीन एक्सपर्ट टेस्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट में ये इट आइडेंटिफाइज टीबी डीएनए। ठीक है, टीबी डीएनए तो पहचान लिया, अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो वो भी फिगर आउट कर लेगा। एंड चेंजेस ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, अगर किसी के डीएनए में चेंज होता है तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशन, तो इसका मतलब इट कैन आइडेंटिफाई ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। तो इंडिया में जो हम लोग जीन एक्सपर्ट यूज करते हैं उसका नाम होता है सीबी नेट। ठीक है, तो स्प्यूटम लिया, जैसे हम लोग स्प्यूटम को कल्चर के लिए भेजते थे, वैसे इस यहाँ पे स्प्यूटम लेके हम लोग उसमें डीएनए स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया होगा आपका तो उसके डीएनए से उसे आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरी चीज ये होगी उसमें कोई रेजिस्टेंस या म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस सस्पेक्ट करेंगे, तो उसे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर रिफाम्सिन रेजिस्टेंट हो गया, इफ देर इज रिफैम्पिसिन, आगे हम लोग टीबी की ड्रग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, देन देर इज म्यूटेशन इन RPO-G जीन, सॉरी RPO-B जीन। अगर आपके आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कोई टीबी बैक्टीरिया आइसोनियाजिड और रिफेम्सिन से दोनों से रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं MDR ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है। यहाँ पे अगर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है तो जो म्यूटेशन होगा वो कैट जी जीन, म्यूटेशन इन कैट जी जीन। ठीक है, अब ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पे म्यूटेशन हो रहा है तो किस तरह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो जहां तक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस की बात है, अगर हम लोग कैट जी जीन को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कैट जी जीन, ठीक है, जब आप आइसोनियाजिड लेते हो तो ये बॉडी में लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है एक्टिव मेटाबोलाइट में। फिर जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो बैक्टीरिया पे एक्शन लेके बैक्टीरिया को किल करता है। देख लेते हैं आइसोनियाजिड, ये सब ड्रग्स हम लोग टीबी के लिए पढ़ेंगे, आपको पहले से पता भी होगा। आइसोनियाजिड, इसको हमने लिया, लीवर में गया, एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो गया। आपको पता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म कुछ लीवर में होता है, कहीं कहीं किडनी में भी होता है। एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हुआ, उसके बाद ये एक्टिव मेटाबोलाइट आपके बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा, किल्स बैक्टीरिया। लेकिन अगर कैट जी में म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, तो कैट जी में म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करती है कैटलेज पर ऑक्सीडेज। अगर कैट जी में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये वाला एंजाइम बनेगा नहीं,
INH अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में जा नहीं पाएगा, एक्टिव मेटाबोलाइट में नहीं चेंज होगा तो बैक्टीरिया की किलिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो बैक्टीरिया में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम लोग ड्रग देते हैं वो बॉडी में जाके लीवर में मेटाबोलाइज होके अपने एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जो कि आगे चल के बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इंडिया में बात किया जाए तो जो जीन एक्सपर्ट या मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं उनका नाम है, दो नाम है। पहला है CBNet, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इनके लिए अगर थोड़ा सा भी आपको स्प्यूटम मिल गया, कुछ बैक्टीरिया वहां पे मिल गए, तो ये लोग डीएनए को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई कर लेते हैं, फिर उसकी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिले, डीएनए मिले तभी काम चलेगा, ये लोग एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो इंडिया में जो जीन एक्सपर्ट का फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो CBNet है। तो CBNet के साथ ये है कि ये आइडेंटिफाई कर लेगा टीबी के डीएनए को, तो चलो कंफर्म हो गया। इसके अलावा ये रिफेम्पसिन के रेजिस्टेंस को पिक कर लेगा, रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस मतलब आरपीओ जीन को ये पिक कर लेगा, कैन बी डिटेक्टेड। लेकिन इसके अलावा हम लोग इसमें जो प्रोब फीड करते हैं किसी और रेजिस्टेंट जीन के लिए नहीं प्रोब फीड करते हैं, तो इसका मतलब ये पिक नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें बाकी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखना है तो हमें LPA कराना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन प्रोब एसे, दैट इज लाइन प्रोब एसे। लाइन प्रोब एसे से हम लोग रिफेम्पसिन के अलावा रेजिस्टेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए, इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेजिस्टेंस टू अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, है ना। इतनी चीजें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल की भी पढ़ लिए हैं। एक बार जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए काफी नई होंगी इसमें। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि टीबी के पेशेंट को अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो उसमें HIV को भी साथ में आप स्क्रीन करिए। ठीक है, रीजन बताया गया है। कोई भी क्रॉनिक डिसीज होगी उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, 2 रीजन से, वो भी आपको बता दिया गया है। ESR की बात किया जाए तो कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन होता है उसमें इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा होता है। स्प्यूटम की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि पेशेंट की कंप्लेन यही होती है कि प्रोडक्टिव कफ, मतलब कफ विद स्प्यूटम। यहाँ पे माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं और सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं कि किस ड्रग से सेंसिटिव है या किससे रेजिस्टेंट हो चुका है। आइडियली हमें स्प्यूटम मॉर्निंग में लेना चाहिए, टूथब्रश करने से पहले। ठीक है, उसके अलावा आप पेशेंट को बोल दोगे कि थोड़ा बहुत टीथ वगैरह क्लीन कर सकता है, किसी भी मेडिकेशन से पहले उसे कफ आउट करके स्प्यूटम इकट्ठा करना है। 3 सैंपल हमें आइडियली लेने होते हैं, और जिससे हम लोग स्टेन करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई को डायग्नोज करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, वो होता है जील, नेल्सन या जेडन स्टेन। यहाँ पे जब हम लोग स्टेन करते हैं, अगर ब्राइट रेड कलर हमें बेसिलाई का मिलता है तो हम कहते हैं कि एसिड फास्ट बेसिलाई है, प्रोबेबली ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया। स्प्यूटम कल्चर इससे हम लोग कर सकते हैं जो स्प्यूटम लिए हैं। तो नॉर्मली जो पहले हम लोग कल्चर करते थे तो एलजे मीडिया में, जो कि एक सॉलिड मीडिया था, हम लोग इसको कहते हैं लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया। सॉलिड मीडिया में जब ग्रोथ कराते हैं तो ग्रोथ होने में काफी टाइम लगती है, तो यहाँ पे हमें जो ग्रोथ का टाइम मिलता है जब तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो है 4 to 8 वीक। उसके अलावा हम लोगों ने देखा अगर लिक्विड मीडिया में ग्रो करें तो थोड़ा जल्दी से रिजल्ट आता है, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर जाता है डिटेक्टेबल अमाउंट में ट्रेस करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा आजकल हम लोग लिक्विड मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, आजकल कुछ जगहों पे अभी यूज होता है, जैसे यहाँ पे एक है बैकटेक, दूसरा है MGIT। ठीक है, ये लिक्विड मीडिया है, ये जल्दी रिजल्ट्स दे देते हैं। ऊपर 4 to 8 वीक लगता था,
इसमें उसका आधा टाइम लग रहा है। अब हमारे पास इतने ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस आने लगे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक हफ्ते 1 महीने तक टाइम पास करें कोई भी दवा दे के उसको। हमें चाहिए होता है कि जिस दिन पेशेंट आया उसी दिन उसका स्प्यूटम लें, उसी दिन उसको स्टेन कर लें और उसी दिन उससे उसमें ये पता कर लें कि जिस बैक्टीरिया का इस पेशेंट में इन्फेक्शन है वो किन किन ड्रग से सेंसिटिव है, किससे रेजिस्टेंट है। अगर सेंसिटिव हो तो उसे ड्रग सेंसिटिव टीबी करके क्लासिफाई करके ट्रीट करें। अगर रेजिस्टेंट हो तो हम लोग वहाँ पे देख लें किस ड्रग से रेजिस्टेंट है और फाइनली इनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा उसमें क्या क्या ड्रग इंक्लूडेड होंगे। पहले का टाइम था तब ऐसा होता था कि कैटेगरी 1 2 3 होता था, रिलैप्स, ट्रीटमेंट फेलियर, डिफॉल्ट एंड ऑल दैट। अब वो सब खत्म कर दिया गया है। टीबी की केवल 2 कैटेगरी है, एक आपका ड्रग सेंसिटिव टीबी जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, दूसरा है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे हम लोग टीबी बैक्टीरिया को उसके डीएनए से पहचान लेते हैं, ना कि उसको कलर करके, स्टेन करके या कल्चर करा के। तो ये बहुत जल्दी हम लोग इसमें रिजल्ट पा लेते हैं। तो जो डायग्नोसिस होती है या जो इन्वेस्टिगेशन का नाम होता है वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट, क्योंकि डीएनए या जीन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टीबी बैक्टीरिया के डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं और अगर उसमें कोई चेंज हो रखा है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चेंज से मतलब हो सकता है इसी चेंज की वजह से बैक्टीरिया कुछ ड्रग से रेजिस्टेंस पा लिया हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है रेजिस्टेंस होता कैसे, किसी एक जीन में चेंज हो जाएगा। तो आरपीओ बी जीन में अगर चेंज होगा तो हम कह देते हैं कि रिफेम्सिन रेजिस्टेंट हो जाएगा बैक्टीरिया। और कैट जी जीन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो पेशेंट आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया था हम लोगों ने, आइसोनियाजिड है तो लीवर में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होगा, किस एंजाइम की हेल्प से, कैटलेज परऑक्सीडेज से। तो अगर कैट जी जीन में म्यूटेशन होगा तो कैटलेज परऑक्सीडेज बनेगा नहीं, तो ये जो पेशेंट होगा ये इस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, ये उसकी बॉडी में आइसोनियाजिड के फॉर्म में ही रह जाएगा, जो कि बैक्टीरिया को इफेक्टिवली किल नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हुआ हो। इंडिया में जो हम लोग जीन एक्सपर्ट करते हैं उस 2 फॉर्म में करते हैं, एक सीबी नेट है जिसमें हम लोग डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिए और एक प्रोब यूज करके रिफेम्सिन से रेजिस्टेंट देख लिया। ये कॉमनली हम लोग करते हैं। अगर रिफेम्सिन से रेजिस्टेंट मिला तो हम लोग देखना चाहेंगे कि बाकी ड्रग से भी तो नहीं रेजिस्टेंट है। सबसे ज्यादा जो कॉमन रेजिस्टेंस मिलता है वो रिफेम्सिन से मिलता है। अगर बाकी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखना है हमें तो लाइन प्रोब ऐसे करा लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक्सरे पहले ही पढ़ लिया था लेकिन आज भी उसको थोड़ा बहुत देखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को स्प्यूटम नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्कोप, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ब्रोंकस में डाल देते हैं जिससे ब्रोंकस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ब्रोंको एल्वियोलर लवाज कर सकते हैं, थोड़ा सा वहां पे इरिगेट कर सकते हैं, फिर उसी को हम लोग सक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे गैस्ट्रिक लवाज होता है ना, स्टमक में हम लोग वाटर या सेलाइन डालते हैं, मान लीजिए कोई पॉइजनिंग का केस आ गया, फिर उसको रिमूव कर देते हैं, एक तरह से गैस्ट्रिक वाश उसे बोलते हो। इसी टाइप से अगर किसी को स्प्यूटम नहीं आ रहा है तो हम लोग ब्रोंको एल्वियोलर लवाज करते हैं, उसमें से भी जो फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे उसको हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी स्टेनिंग के लिए भेज देंगे। तो अगला इन्वेस्टिगेशन लिख लीजिए आप, इसकी नंबरिंग देख लेते हैं। 5th ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, बाल बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक लवाज होता है तो यहाँ पे ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट करेंगे ब्रोंकस में, इरिगेट करेंगे रेस्पिरेटरी ट्री को और सक्शन कर लेंगे फ्लूइड को, फिर इसी को स्टडी के लिए भेज देंगे। तो अगर स्प्यूटम नहीं आया है तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग स्प्यूटम बना के निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इन दोज पेशेंट्स who cannot express स्प्यूटम। समझ पा रहे होगे आप लोग कि मतलब नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, चाहे बहुत ओल्ड है या बहुत इल है या उसके पास इतना एफर्ट नहीं बचा है, तो हम लोग ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज से थोड़ा से फ्लूइड एस्पिरेट कर लेंगे और उसको स्टडी के लिए भेज देंगे। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने एक मॉन्टू टेस्ट पढ़ा था, मैंटुक्स टेस्ट।
इसको बहुत डिटेल में नहीं ले जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कुछ ट्यूबरकुलर एंटीजेंस डालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है वो 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स हम लोग 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स हम लोग इंट्राडर्मल रूट से वोलर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे इंजेक्ट कर देते हैं, वोलर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं कितना इंड्यूरेशन हुआ, इंड्यूरेशन, और इसको हम लोग ट्रांसवर्सली मेजर कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं मेजर करते हैं क्योंकि लिम्फेटिक फ्लो से फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो जब यहाँ पे हम लोग देखते थे तो यहाँ पे ये टेस्ट आपका एक इन विवो टेस्ट था, मतलब पेशेंट के अंदर हम लोग कुछ न कुछ इंजेक्ट करके बॉडी से रेस्पॉन्स देख रहे थे कि कितना इंड्यूरेशन होता है। इन विवो टेस्ट की बात किया जाए तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, 5 मिलीमीटर से कम है तो नेगेटिव बोल देते थे, 5 to 10 मिलीमीटर है तो आप लोग इसे डाउटफुल या इंटरमीडिएट बोल देते थे, और अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा है तो हम कहते थे कि ये पॉजिटिव है। क्लिनिकल फीचर्स अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो ये प्रोबेबली एक ट्यूबरकुलोसिस डिसीज का पेशेंट है। इसके अलावा कुछ इन विट्रो टेस्ट भी होते हैं जो हमें हाइपर सेंसिटिविटी बताते हैं। आप लोगों ने काफी फैंसी टेस्ट है क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट सुना होगा, ठीक है। वो मॉन्टू से महंगा है लेकिन मॉन्टू से सुपीरियर नहीं है, इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग एडवाइस करते हैं। लिख लेते हैं इसके बारे में भी, मॉन्टू वाज 6, अब 7 पे लिख लेते हैं। QFT क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट, क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट, कहीं कहीं इसी को टीबी गोल्ड टेस्ट बोलते हैं, टीबी गोल्ड टेस्ट। कुछ भी इसमें गोल्ड नहीं है। पहली लाइन लिख लीजिए, इट इज कॉस्टली एंड नॉट सुपीरियर टू मॉन्टुक्स टेस्ट, इट इज कॉस्टली एंड नॉट सुपीरियर टू मॉन्टुक्स टेस्ट। तो कराए ही कम क्यों, लेकिन कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों पे इसको कराया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आपके टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स की बात किया जाए, लिम्फोसाइट्स की, तो टी सेल्स आपके रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। तो इंटरफेरॉन गामा को हम लोग मेजर करते हैं, इंटरफेरॉन गामा लेवल इज मेजर्ड। तो ये क्योंकि हमारा इन विट्रो टेस्ट नहीं है, ये हाइपर सेंसिटिविटी का ही टेस्ट है, सॉरी इन विवो नहीं है, इन विट्रो टेस्ट है, लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और उसमें कुछ न कुछ ट्यूबरकुलोसिस के एंटीजन डालेंगे, फिर रेस्पॉन्स देखेंगे टी सेल ने कितना इंटरफेरॉन गामा सिक्रीट किया है। इस इंटरफेरॉन गामा को हम लोग यूज कर लेंगे, टाइट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एंटीजेंस यूज करते हैं वहाँ पीपीडी यूज करते थे, यहाँ पे एंटीजेंस कौन कौन से यूज करते हैं इसका नाम देख लीजिए। पहला है ESAT6, ESAT6, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है अर्ली सिक्रीटरी एंटीजेनिक टारगेट 6, ठीक है। एक ये एंटीजन यूज करते हैं, उसी ब्लड में डाल देते हैं। दूसरा अपना कल्चर फिल्ट्रेट प्रोटीन 10, CFP10, कल्चर फिल्ट्रेट प्रोटीन 10। तो जैसे मॉन्टू आपका कैसा टेस्ट था, इन विवो टेस्ट था, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट था, हम लोग कुछ ट्यूबरकुलर एंटीजेंस इंजेक्ट कर देते थे बॉडी में। जो आपके ये वाले टेस्ट हैं, क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट या टीबी गोल्ड टेस्ट, ये उसी टाइप के टेस्ट हैं, ये इन विट्रो टेस्ट हैं, मतलब हम लोग ब्लड सैंपल बाहर लेते हैं, उसमें कुछ ट्यूबरकुलर एंटीजन डालते हैं, फिर देखते हैं टी सेल्स ने कितना इंटरफेरॉन गामा, टी सेल आपकी सेलुलर इम्यूनिटी जो कि टीबी के लिए मेन इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो टी सेल्स ने कितना इंटरफेरॉन गामा सिक्रीट किया इन एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेरॉन गामा के लेवल को देख लेते हैं। यहाँ पे बॉडी में हमने कोई एंटीजन नहीं डाला है, जो ब्लड हमने निकाला था पेशेंट से उसमें एंटीजन डाला हुआ है, ठीक है।
तो उसमें देख रहे हैं हम लोग टी सेल्स से कितना ज्यादा इंटरफेरॉन गामा निकलता है, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप लोग जानते हो कि अगर किसी को टीबी होता है तो काफी केसेस में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए तो उसमें अगर हम देखना चाहें ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है या किसी और वजह से है, तो हम लोग उसकी FNAC करा सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग लिख लेते हैं 8 FNAC ऑफ लिम्फ नोड, FNAC ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। सिंपल सा टेस्ट है। लिम्फ नोड्स में हम लोग एक सिरिंज के थ्रू थोड़ा सा उसका कंटेंट एस्पिरेट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें देखते हैं कि जो आपके ग्रेनुलोमा में सेल्स होते थे वो प्रेजेंट होती हैं कि नहीं। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, है ना। साइटोलॉजी का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने पहले दिन ही पढ़ा था यहाँ पे केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। केजिएटिंग ग्रेनुलोमा में कुछ सेल्स होती थी जो मैंने कहा था मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स होती हैं। अगर यहाँ पे FNAC में वो मिलती हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पे जो सेल्स हमें मिलेंगी साइटोलॉजी में वो वही सारी सेल्स मिलेंगी, जैसे लैंगरहैंस जायंट सेल, एपिथेलॉइड सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट्स। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हमें मिल रहा है FNAC करने में, नॉर्मली ये सब सेल्स नहीं मिलती हैं जब तक वहां पे कोई ग्रेनुलोमा ना बना हो। तो अगर ऐसी कुछ सेल्स मिल रही हैं तो हमें एक और सपोर्टिव एविडेंस मिल गया है कि पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। लास्ट जो हम लोग देखते हैं वो है चेस्ट एक्सरे। ये मेरे ख्याल से 9th है। चेस्ट एक्सरे मतलब रेडियोलॉजिकल एविडेंस। अब देखिए चेस्ट एक्सरे इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पेशेंट कफ की शिकायत कर रहा है, उसका स्प्यूटम नेगेटिव आ गया, तो अब रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस हमें बनानी पड़ेगी क्लिनिकल फीचर्स के साथ। लेकिन अगर एक नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ आ रहा है तो ये मान लीजिए कि टीबी रूल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहली लाइन लिख लीजिए, अ नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ for practical purposes excludes pulmonary TB। एब्डोमिनल टीबी नहीं, पल्मोनरी टीबी। ठीक है, एब्डोमिनल टीबी होगा शायद चेस्ट में कोई फाइंडिंग ना हो। एक्सक्लूड्स पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने टीबी के एक्सरे भी देखे थे, अभी दोबारा देख लेते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी जो स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए। वो लिख लेते हैं, शैडोज। हम लोग देखेंगे क्या क्या शैडो मिल रही है हमें एक्सरे में। शैडोज which strongly suggest tuberculosis। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले दिन बात किया था अपर जोन में टीबी ज्यादा होता है, एपेक्स पे, है ना, जैसे साइमन फोकस और पूल लीजन हम लोगों ने देखा था। तो वहां पे अगर हमें कुछ पैचेस मिलेंगे तो हम लोग कह देंगे कि मोस्ट प्रोबेबली ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखते हैं, पैची या पैच या नोड्यूलर शैडो इन अपर जोन, है ना। टीबी एक एरोबिक बैक्टीरिया, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर कैविटी बन गया, कैविटी भी हम लोग देख लिए थे। तीसरा हमारे पास होता है कैल्सिफाइड शैडोज, ये भी हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा जो हम कुछ और चीज देख सकते हैं जो सपोर्ट कर सकता है टीबी डायग्नोसिस को, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूसरी चीज लिख लेते हैं, शैडोज which support या which may be due to TB, which may be due to tuberculosis। तो अगर यहाँ पे शैडोज की बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था हाइलर लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, यूनिलेटरल हाइलर। आप लोगों को याद होगा हाइलर मैंने कहाँ बताया था, लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल स्मॉल नोड्यूलर लीजन्स,
मैंने एक बात किया था कि मिलियरी टीबी होता है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखते हैं, अभी फिर से देख लेंगे। मल्टीपल स्मॉल नोड्यूल्स थ्रू आउट लंग फील्ड्स, थ्रू आउट द लंग फील्ड। ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं मिलियरी टीबी। अब एक बार हम लोग कुछ एक्सरेज भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी कुछ एक्सरेज देखे हैं, कुछ मैं नए एक्सरेज भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक्सरे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था कि ट्यूबरक्लोसिस में कैसे कैसे एक्सरे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ आज नए एक्सरे ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास पुराने एक्सरे तो हैं ही। ठीक है, अब एक एक एक्सरे को भी यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इस एक्सरे को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे जो हाइलम है ये थोड़ा सा बड़ा है, प्लस ये देखो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये कैविटी है, जिस कैविटी में ये कैविटी की वॉल्स है और ये कैविटी के अंदर एयर है। तो जहाँ पे भी एयर होगा वहां पे एक्सरे में ब्लैक दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे लिक्विड या सॉलिड होगा वहां एक्सरे में आपको व्हाइट दिखेगा। ये उसकी कैविटी है, सॉरी ये उसकी वॉल है कैविटी के, और नीचे अंदर वॉल में एयर भरा हुआ है। तो ये कैविटेटरी लीजन्स हैं, ठीक है। और आगे चलिए, यहाँ पे आप दोनों हाइलम देख पा रहे हो, एनलार्ज्ड हैं। दोनों हाइलम मतलब टीबी दोनों लंग्स में इफेक्ट कर रही है। और इसके आगे देखिए, ये एरिया हाइलम होता है, पहले बताया जा चुका है आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे शैडोज पूरे लंग में दिख रहे हैं, जिसको मैंने कहा था मे बी टीबी। ऐसी पिक्चर मिलती है तो आप लोग कहते हो मिलियरी टीबी है, कि मतलब पूरी लंग फील्ड्स में ट्यूबरकुलस ढेर सारे ग्रैनुलोमा या ढेर सारे नोड्यूल्स बन गए हैं। यही नोड्यूल्स और बड़े हो जाएंगे तो ये हो जाता है मेटास्टैटिक टीबी लीजन। जैसे मान लो बॉडी में कहीं कैंसर हुआ है, उसकी वजह से पूरे लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गए या मेटास्टेसिस हो गई है। ठीक है, वो हम लोग जब कैंसर पढ़ेंगे तब देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग और देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एंगल ये होता है जिसको आप कहते हो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ये होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल। इधर ये सब दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे व्हाइट है तो वाटर भर गया है, तो ये प्लूरल इफ्यूजन है। टीबी की वजह से प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है अगर यहाँ पे वाटर है या फ्लूइड है। और अगर यहाँ एयर हो गया है तो आप कहते हो कि न्यूमोथोरेक्स हो गया है। एयर वाटर दोनों हो गया तो आप कहते हो हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स हो गया है। इन सब के भी एक्सरेज आगे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपका एक तरह से प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कैल्सिफाइड प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सॉरी घूंस फोकस है आपका, घूंस फोकस है। और ये आपका लिम्फेटिक्स है जो हम लोगों ने कहा था, और ये आपका हाइलर लिम्फ नोड है, हाइलर लिम्फ नोड। इन्हीं सबको मिला के हम लोगों ने कहा था हम लोग घोन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सब चीज हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो इतना आपका इन्वॉल्वमेंट है लंग का, और इसमें भी यहाँ पे एक कैविटी दिख रही है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन नीचे दिख रहा है, मतलब इस कैविटी में एयर भी है पस भी है, तो इसको हम लोग एयर फ्लूइड लेवल कहते हैं। हम लोग इस एक्सरे को भी पहले देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ हमने कहा कि डिसेमिनेटेड टीबी हो गया है, पूरे लंग में टीबी हो गया था, और फिर उसमें आपके नीचे वाले लोब्स में ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस आपके लोअर लोब में ज्यादा कॉमन होता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ये भी एक टीबी पेशेंट का एक्सरे है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ढेर सारा डैमेज हो चुका है पैरेन्काइमा का। इसके अलावा इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जेट ब्लैक आपको दिख रही हैं चीजें, इसका मतलब ये न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स है। ठीक है, तो टीबी की वजह से ही सब कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ था। यहाँ पे अगर व्हाइट दिखता था तो हम कहते थे प्लूरल इफ्यूजन है, ब्लैक दिख रहा है तो हम लोग कह दे रहे हैं कि ये न्यूमोथोरेक्स है। और आगे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एपेक्स पे थोड़ा बहुत पेरेन्काइमल डैमेज है, या इन्फिल्ट्रेट्स दिख रहे हैं, या एक्सुडेट्स दिख रहे हैं, या कंसोलिडेशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये एपिकल लोब टीबी है, एपिकल लोब ट्यूबरक्लोसिस है। और आगे चलते हैं, हमने बताया भी था ट्यूबरक्लोसिस होगा तो एपेक्स को ज्यादा इन्वॉल्व करेगा। यहाँ देखो एपेक्स में एक कैविटी बन गई है, इन्होंने कैविटी को ब्लैक एरो से हाईलाइट कर रखा है और इतने एरिया में कंसोलिडेशन हो रखा है। ठीक है, मतलब एक्सुडेट्स आपके सॉलिडिफाई हो गए हैं। यहाँ पे भी देखो थोड़ा बहुत ट्यूबरकुलर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है, ये पूरी स्लाइड आपको एज सच मिल जाएगी। यहाँ पे देखो इतना बड़ा कंसोलिडेशन या इतना बड़ा पैच दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी हिस्ट्री एग्जामिनेशन स्प्यूटम पे अगर
टीबी का एविडेंस मिले तो हम टीबी की वजह से मान सकते हैं। एक बार फिर से सारे इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही फास्ट मोड में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको चैट सेक्शन में रिवाइज भी करते हैं। मॉन्टू टेस्ट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इसलिए डिटेल में नहीं देखा। पहली लाइन याद रखिएगा, टीबी के पेशेंट को इवेलुएट करिए तो एचआईवी जरूर रूल आउट करिए। उसके अलावा ईएसआर बढ़ा होगा। इसके अलावा स्प्यूटम आपका एक तरह से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। माइक्रोस्कोपी करेंगे, जेडएन स्टेनिंग कर लेंगे। यहाँ पे एसिड फास्ट बेसिलाई होगा तो ब्राइट रेड दिखेगा। कल्चर करेंगे तो कल्चर हम लोग सॉलिड मीडिया में करेंगे, वो आउटडेटेड हो चुका है, जो कि हम लोग एलजे मीडिया कहते थे, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत होता है। 4 to 8 वीक हमें रिजल्ट पहले चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने डेवलप किया लिक्विड मीडिया, इसमें भी 2 to 4 वीक लगता था। जो लिक्विड मीडिया है वो बैकटेक और एमजीआईटी है। अब कुछ एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं जो कुछ डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग कलेक्टिवली जीन एक्सपर्ट टेस्ट करते हैं, कहते हैं। ये थोड़ा मॉडिफाइड होते हैं, हर कंट्री में तो अलग अलग नाम दे दिया जाता है। यहाँ डीएनए से टीबी बैक्टीरिया को पहचान लेंगे। उस डीएनए में थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, मतलब म्यूटेशन होगा, तो उसे भी हम लोग डायग्नोज कर लेंगे और ये देखेंगे किस जीन में म्यूटेशन है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस ड्रग से रेजिस्टेंट होगा। यहाँ पे आरपीओ जीन में म्यूटेशन होगा तो रिफेम्सिन रेजिस्टेंस मिलता है हमें। कैट जी जीन में म्यूटेशन होता है तो हमें आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस मिलता है। कैट जी जीन्स एनकोड्स फॉर कैटलेज पेरोक्सिडेज और इसकी वजह से आईएनएच आपका एक्टिव मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर यही नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा और बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होगी। इसके अलावा सीबी नेट की बात किया, सीबी नेट से हम लोग टीबी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डीएनए से, प्लस रिफेम्सिन की रेजिस्टेंस को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी और ड्रग से रेजिस्टेंट देखना हुआ तो लाइन प्रोब ऐसे करेंगे। और इसके अलावा अगर स्प्यूटम आ ही नहीं रहा तो हम लोग लवाज से थोड़ा बहुत स्प्यूटम या सिक्रीशन एस्पिरेट कर लेंगे, उसको वही सेम स्टडी के लिए भेज देंगे। मॉन्टू टेस्ट हमने कल पढ़ा था, ये एक इन विवो टेस्ट है, मतलब बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट करेंगे एंटीजेंस और उसके बाद बॉडी का रिस्पॉन्स देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने एंटीजन इंजेक्ट किया था दैट इज पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट कर लिया था इस तरीके से कि 10 मिलीमीटर से ज्यादा है तो पॉजिटिव है। इसी टाइप से अगर हम लोग एंटीजन मीडिएटेड टेस्ट बॉडी के बाहर करें तो हम लोग इन विट्रो टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे इस टेस्ट को हम लोग टीबी गोल्ड टेस्ट कहते हैं या क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट या क्यूएफटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एंटीजन यूज किया था वो ESAT6 यूज किया था और CFP10 यूज किया था। और यहाँ जिस चीज को हमने देखा था जिसका लेवल, वो है इंटरफेरॉन गामा। बहुत यूजफुल नहीं है, बहुत कॉस्टली, इसलिए हम लोग मॉन्टो ही प्रीफर करते हैं। किसी लिम्फ नोड में ट्यूबरकुलर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग निडल से थोड़ा सा कंटेंट एस्पिरेट कर लेते हैं। अगर उसमें ग्रेनुलोमा के मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स दिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दिस में बी ड्यू टू ट्यूबरकुलर इन्वॉल्वमेंट। चेस्ट एक्सरे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आज हम लोगों ने फिर देखा। तो यहाँ पे हम लोग देखा अगर टीबी लंग की बात करें तो एक्सरे में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर एक्सरे नॉर्मल आ रहा है तो आप अपनी डायग्नोसिस को रिकंसीडर करिए। यहाँ पे हम लोग देखा पैच मिल सकता है अपर लोब पे, कैविटी मिल सकता है, कैल्सिफाइड शैडोज मिल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा अगर केवल हाइलर लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, मल्टीपल स्मॉल नोड्यूल्स हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं टीबी है, और मल्टीपल स्मॉल नोड्यूल्स हैं तो कैंसर के मेटास्टेसिस से भी हो सकता है और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस से भी हो सकता है। ओके, दैट्स ऑल।